हम क्वेश्चन नंबर 43 पे काम करते हैं कि इफ टी इज अ मैपिंग फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो टी जो मैपिंग है वो आर क्यूब से आर स्क्वायर पे आपको गिवन है और यहाँ पर टी इमेज ऑफ ए बी सी आपको मेंशन है ए बी। आपको इसका कर्नल निकालना है। तो इसका कर्नल निकालने के लिए हम उन आउटपुट को देखेंगे, इन इनपुट को देखेंगे जिन इनपुट की इमेज एफ इमेज क्या आ रही, 0 आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन को इनपुट दो तो टी इमेज ऑफ 0 0 सी इज व्हाट 0 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिमेंट कर्नल में होंगे जिनकी टी इमेज क्या होगी 0 एलिमेंट आएगा। तो ये एलिमेंट तो कर्नल में है ही, तो ये एलिमेंट कर्नल में है। और टी सेकंड ऑप्शन देखो, टी इमेज ऑफ ए 0 0 निकालोगे तो इसका आउटपुट आएगा a, 0। ये तुम्हारा कर्नल में तो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। टी इमेज ऑफ 0, b, 0 करोगे तो इसकी जो इमेज है आउटपुट जो है वो आउटपुट आएगा तुम्हारा 0, b। तो ये भी आपका 0 0 नहीं है, तो ये भी आपका कर्नल में नहीं होगा। तो कर्नल में कौन सा वेक्टर आया है, वो वेक्टर जिनकी टी इमेज क्या आ गई 0 0 0। तो वैसे भी ये वेक्टर ए बी सी को ए बी फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो सी तो यहाँ से हट ही रहा है, तो सी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर टी इमेज ऑफ 1 2 3 करोगे तब भी ये इनकी एफ इमेज 1 2 देगा, और टी इमेज ऑफ 2 3 3 करोगे तब भी इसकी इमेज 2 3 करेगा। इट मीन्स केवल आउटपुट ये आ रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सी कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पूरा जेड एक्सिस को अगर हम इनपुट देखेंगे तो पूरा जेड एक्सिस 0 0 और जेड, अगर इसको हम इनपुट देंगे तो आउटपुट कितना जाएगा 0 0। तो पूरा जो जेड एक्सिस है, पूरी जेड एक्सिस आपका कर्नल में होगी। तो ऑप्शन नंबर 43 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहे हैं कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो आपको इतना पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस। तो अगर इसको सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालें तो ट्रेस इक्वल टू आना चाहिए और डिटरमिनेंट आपका आना चाहिए। तो इसका मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट कर लो। मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है 1, और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दो। डिटरमिनेंट कितना रहा मैट्रिक्स का 1 × -1 -0 और -2 टाइम्स ऑफ 2 -0। यहाँ से आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। द डिटरमिनेंट इज -1 -4 इज इक्वल्स टू -5। तो आइगन वैल्यूज ऐसी बनेंगी जिनको जोड़ने पर 1 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर -5 आए। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ऐड करते हैं तो इसमें पहला आइगन वैल्यू 1 मेंशन है ऑप्शन में, सेकंड √5 मेंशन है, थर्ड -√5 मेंशन है। अगर हम इनको देखते हैं, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो इन तीनों का सम आपका 1 आ रहा है जो इक्वल टू ट्रेस आना चाहिए, ये पॉसिबल है। और इन तीनों को गुणा करते हैं तो -5 आ रहा है जो कि डिटरमिनेंट के इक्वल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सुटेबल आंसर है। अगर हम इसमें इसके बाकी ऑप्शन को देखें, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका लास्ट ऑप्शन 0 0 1 है, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इनका सम 1 तो आ रहा है, बट जो इनका प्रोडक्ट है वो -5 नहीं आ रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m, 3, 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स e1 and e2।
सबसे इजी क्वेश्चन बनता है। मैंने पहले ही कहा था कि इन वेक्टर को M3 1 को आप लिखो A टाइम्स ऑफ 3 2 1 प्लस B टाइम्स ऑफ 2 1 0 और इसको सॉल्व करो तो ये कितना का तुम्हारा 3A प्लस ट्वाइस B एंड ट्वाइस A प्लस B एंड दिस विल बी योर A। अब इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करने पे आपको A का मान 1 मिल जाएगा और जब ट्वाइस A प्लस B आपका 3 है तो A का मान यहाँ पुट करने पर आपको B का मान भी 1 मिल जाएगा। तो A1 और B1 और A1 और B1 का मान यहाँ पुट करो तो यहाँ पर M कितना है, M इक्वल्स टू 3A प्लस 2B और A और B के मान रखने से आपको M का मान 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर M के किस मान के लिए M3 1 E1 A2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो इस वैल्यूज के लिए ये इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, if the dimension of subspace W1 and W2 of a vector space B are respectively 3 and 4, so dimension of W1 is equals to 3 and dimension of W2 is equals to 4। तो डायमेंशन मेंशन है एंड डायमेंशंस ऑफ द इंटरसेक्शन, तो डायमेंशन ऑफ intersection W1 intersection W2 is equals to 1। then what can you say about dimensions of their linear sum? फॉर्मूला सबको पता है, dimension of W1 plus W2 is equals to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W2 minus dimension of their intersection। तो आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, इसकी 3 मेंशन है, इसकी 4 मेंशन है, इंटरसेक्शन की 1 मेंशन है तो ये आपकी 6 आ जाएगी। तो लीनियर सम की डायमेंशन आपकी 6 आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस t फ्रॉम r² टू r² इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पहली कंडीशन कि 0 की इमेज 0 0 आनी चाहिए। अगर इनपुट डालोगे 0 एडिटिव आइडेंटिटी तो आउटपुट कोडोमेन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन में अगर हम t इमेज ऑफ 0 0 डालते हैं तो t इमेज ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1,0 तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रहा है और लीनियर की बात कर रहे हैं तो सेकंड भी आपका पॉसिबल नहीं है। और थर्ड में ट्रिगो फंक्शन आ रहा है। लीनियर फंक्शन क्या फॉर्मेट में होता है, ax प्लस b के फॉर्मेट में होता है तो सी भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो केवल इसमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दैट विल बी डी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना, ट्रिगो फंक्शन कंटेन नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटेन नहीं करेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटेन नहीं करेगा, उसकी डिग्री 1 से अधिक नहीं होगी और ओरिजिन पे उसका आउटपुट ओरिजिन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, इफ t x y z is equal to 3x plus z minus 2x plus y minus x plus 2y plus 4z then the matrix of t given by the standard order basis। सबसे इजी क्वेश्चन है अगर लीनियर अलजेब्रा में स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स पूछे, आपको ऑपरेटर दे या लीनियर मैपिंग दे, ऑपरेटर दे या लीनियर मैपिंग दे, तो आपको अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस दे रखी है तो आप क्या करना कि चेक कर लेना कि आउटपुट में कितने वेरिएबल है। तो x के कोफिशिएंट का अलग मैट्रिक्स बनाना कॉलम वाइज, ध्यान रखना कि कॉलम वाइज ही बनाना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले वाले में 3 है, सेकंड में x का कोफिशिएंट -2 है और थर्ड में x का कोफिशिएंट -1 है। तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 3 -2 और -1। ये तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x और सेकंड कॉलम में आएगा कोफिशिएंट ऑफ y और थर्ड कॉलम में आएगा कोफिशिएंट ऑफ z
और एसिक मैट्रिक्स बनानी है। तो सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ y पे हम काम करेंगे। तो फर्स्ट वाले में 3x प्लस जेड में कोएफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं होगा तो आप 0 लिखिए। सेकंड वाले में कोएफिशिएंट ऑफ y आपका 1 है और थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ y 2 है। फर्स्ट वाले में कोएफिशिएंट ऑफ z 1 है, सेकंड वाले में कोएफिशिएंट ऑफ z 0 है और थर्ड वाले में कोएफिशिएंट ऑफ z 4 है। तो आप चेक कर लीजिए कि ये मैट्रिक्स किससे आपकी मैच कर रही है। तो फर्स्ट कॉलम शुड बी 3 - 2 - 1। ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। और सी का फर्स्ट कॉलम मैच कर रहा है, डी का भी मैच कर रहा है। सेकंड कॉलम 0 1 2 0 1 2 मैच कर रहा है। थर्ड 1 0 4 1 0 4। तो लास्ट गलत हो गया। तो गलत क्यों हुआ कि लास्ट कॉलम आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये डिफरेंट आ गया, ये पूरा मैच कर रहा है। तो आंसर विल बी सी। तो अगर लीनियर अलजेब्रा में आपका क्वेश्चन ये बनता है कि किसी ऑपरेटर की मैट्रिक्स निकालिए या किसी लीनियर मैपिंग की मैट्रिक्स निकालिए, तो सबसे इजी है आप कोएफिशिएंट को कॉलम में रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। If T is a linear transformation of a vector space B to the another vector space W, T एक मैपिंग है जो V से W में वर्क कर रही है और V की डायमेंशन 4 है और डायमेंशन ऑफ B इज 4 और डायमेंशन ऑफ W इज 5। और यहाँ पर ये आपको मेंशन है कि कहाँ से कहाँ पर मैपिंग है। नल्टी ऑफ टी, यहाँ से ध्यान करना कि रैंक प्लस नल्टी थ्योरम से रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी आप निकालोगे तो डोमेन स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे डोमेन स्पेस V है और V की डायमेंशन 4 मेंशन है। अब रैंक ऑफ टी आपको फाइंड आउट करनी है, नल्टी ऑफ टी आपको मेंशन है 1 और इज टू 4। तो यहाँ से आप सिंपली रैंक ऑफ टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीटी का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आप रैंक ऑफ टी आपको 3 मिल जाएगा। मेंशन है और टी ऑपरेटर r³ से r³ में डिफाइंड है और r³ से r³ में इस प्रकार डिफाइन है कि टी इमेज ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू टी इमेज ऑफ ए बी और सी इज इक्वल्स टू 3a कॉमा a माइनस बी कॉमा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। ये आपको ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन जनरली इसको देखें तो ए बी सी जो होगा वो होगा टी इनवर्स इमेज ऑफ 3a कॉमा a माइनस बी कॉमा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। तो ए बी सी ऐसा होना चाहिए, यही तो है। तो अब यहां पर आपको इसको P एज्यूम कर लेना है, इसको P एज्यूम कर लेना है, इसको Q एज्यूम कर लेना है और इसको R एज्यूम कर लेना है जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन में देखिए टी इनवर्स इमेज ऑफ पी क्यू आर, टी इनवर्स इमेज ऑफ पी क्यू आर, टी इनवर्स इमेज ऑफ पी क्यू आर। आपको हर केस में टी इनवर्स इमेज ऑफ पी क्यू आर निकालना है। तो इट मीन्स टी इनवर्स के अंदर पी क्यू आर चाहिए। तो यहाँ से आप पी क्यू आर एज्यूम करके ए के मान निकालिए, बी के मान निकालिए, सी के मान निकालिए। तो आप 3a इजिकल्स टू पी हो जाएगा। अगर 3a इजिकल्स टू पी है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी p/3। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और a माइनस बी अगर आपका q है तो b का मान आपका आ जाएगा a माइनस q और a का मान है p/3 और q आपको मेंशन है। तो a और b के मान आ जाएंगे। तो a का मान आपको क्या मिला p/3। तो a का मान यहाँ पर p/3, फर्स्ट में भी p/3 है, सेकंड में भी p/3 है, थर्ड में भी p/3 है और फोर्थ में p/3 है, सभी का मैच कर रहा है। और b की वैल्यू हमारी आई है, b की वैल्यू यहाँ से आई है p/3 माइनस q। तो p/3 माइनस q फर्स्ट में तो नहीं है, फर्स्ट गलत। सेकंड थर्ड में भी नहीं है, थर्ड में q माइनस p/3 आ रहा है, थर्ड भी गलत। और फोर्थ में भी नहीं है q माइनस p/3, तो ये भी गलत। और अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखें तो p/3 माइनस, ये भी नहीं है, p/3
माइनस क्यू आना चाहिए। पी बाई थ्री माइनस क्यू, पी बाई थ्री माइनस क्यू, पी बाई थ्री माइनस क्यू कहीं भी नहीं है इसमें। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वैल्यू निकाल देते हैं। और थर्ड वाले से अगर यहाँ पर वर्क किया जाए थर्ड वाले के लिए, तो आर का मान कितना आ गया है, ट्वाइस, यहाँ पर आर का मान आया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू आर, और आपको सी का मान निकालना है, सी इज इक्वल्स टू आर माइनस ट्वाइस ए माइनस बी, आर माइनस टू ए इज टू पी बाई थ्री, माइनस बी का मान कितना है, बी की वैल्यू है माइनस पी बाई थ्री और माइनस माइनस प्लस क्यू। तो इन दोनों को ऐड करो तो आर माइनस पी प्लस क्यू, ये आपका सी का मान आना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट में मैच कर रहा है, सेकंड में मैच कर रहा है, थर्ड में मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ में मैच नहीं कर रहा है। तो मैं अब क्या चेंज करूं, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से चेंज है, तो यहाँ पे से कर दो p बाई थ्री माइनस क्यू, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आप मैट्रिक्स मत निकालना, अगर आप मैट्रिक्स निकालोगे फिर उसका इनवर्स निकालोगे तो आपको 20 मिनट ले लेगा। सबसे इजी क्या बताया आपको कि टी इमेज ऑफ ए बी सी इसके इक्वल लिखिए, और फिर ए बी सी इज इक्वल टू टी इनवर्स इमेज ऑफ दिस वन, यहाँ से इक्वेट करके आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। टी इमेज ऑफ 2 3 इज इक्वल्स टू 12 और 15, 12 एंड 15, देखो कौन सा दे रहा है 12 और 15, 2 3 रखने पर इसमें x1 को 2 रखेंगे, x2 को 3 रखेंगे तो ये 12 और 15 तो नहीं देगा। यहाँ पर 2 3 रखेंगे तो ये क्या दे देगा, 2 3 जा 12, 5 3 जा 15 ये दे देगा, 4 2 जा 8 ये भी मेंशन पॉसिबल नहीं है, x1 प्लस x2 5 देगा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 2 3 को 12 15 में मैप कर रहा है, और इसी में अगर 1 0 की इमेज निकालें ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए, तो 1 0 की इमेज आपकी आ जा रही है 0,0। तो सेकंड मैपिंग आपका सेकंड वाला जो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन 2 3 की इमेज 12 15 दे रहा है और 1 0 की इमेज 0 0 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, द रैंक एंड नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाई। तो क्वेश्चन में 50 टी डिफाइन है आर क्यूब से आर क्यूब में, और तो इसकी मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा था मैंने कोफिशिएंट लेने हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ ए कितना जाएगा 1 0 और -1, कोफिशिएंट ऑफ बी लेना है -1 1 और 0, कोफिशिएंट ऑफ सी लेना है 0 -1 और 1, और इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो। रैंक निकालने के लिए आप R3 में ऐड करो R3 प्लस R1, तो आपको मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1 -1 0 0 1 -1 negative 1 1 plus 1 0, this will be your -1, this will be your 1, और ये दोनों रो आपस में डिपेंडेंट है। अगर आपने R3 में R3 प्लस R2 कर दिया, R3 प्लस R2 के अकॉर्डिंग 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0, तो यहाँ पे रैंक 2 आ रही है। तो रैंक प्लस नल्टी थ्योरम से, रैंक प्लस नल्टी जो थ्योरम से इसकी जो डायमेंशन आती है, इनका सम जो आता है वो डोमेन स्पेस की डायमेंशंस के इक्वल आता है। यहाँ पर डोमेन स्पेस की डायमेंशन 3 है, तो अगर रैंक की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर लो, रैंक 2 आई है मैट्रिक्स से, तो यहाँ से आप नल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रैंक 2 एंड नल्टी विल बी 1। रैंक एंड नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय दिस वन। तो इसका पहले वो बनाते हैं मैट्रिक्स, क्या कहा था मैंने, कोफिशिएंट लेने हैं। तो एक का कोफिशिएंट कितना है 1, सेकंड में एक कोफिशिएंट कितना है आपका 0,
coefficient of B is -1, coefficient of B is 1, coefficient of C from first one is 0, coefficient of C from second one is -1। ये बनाओ और इसके अकॉर्डिंगली इसकी रैंक निकालो, तो इसकी रैंक आपकी इजीली 2 मिल रही है, रैंक 2 है। अब रैंक प्लस नल्टी जो होती है वो डोमेन स्पेस की डायमेंशंस के बराबर होती है, और डोमेन स्पेस की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल टू 3, 2 प्लस नल्टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप नल्टी निकालोगे, नल्टी हैज टू बी इक्वल टू 1, तो आपकी नल्टी 1 आ जाएगी। रैंक 2 और नल्टी 1। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, if W1 and W2 are subspaces of a 10 dimensional vector space, it means जो डायमेंशन ऑफ V है, डायमेंशन ऑफ V आपको 10 मेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1 आपको 5 मेंशन है, और डायमेंशन ऑफ W2 आपको 7 मेंशन है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखनी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होगा, तो इंटरसेक्शन ध्यान रखना, इनका इंटरसेक्शन अगर कॉमन की बात करें तो दो सब स्पेस के कॉमन की मैक्सिमम अगर डायमेंशन लेनी है तो इन वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2। तो W1 और W2 की डायमेंशन को देखें, उन दोनों में मिनिमम ढूंढें, उन दोनों का जो मिनिमम आएगा वो कॉमन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। तो फर्स्ट की डायमेंशन 5 है, सेकंड की डायमेंशन 7 है, दोनों में मिनिमम कौन सा है, 5। तो इनके कॉमन में मैक्सिमम 5 एलिमेंट हो सकते हैं, तो इनके कॉमन की जो डायमेंशन है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वो 5 आएगी। यहाँ पर आपको वर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से, इसी प्रकार से आप इसकी मिनिमम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है कि इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ 10 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B with dimensions of W1 is 5, dimensions of W2 is 7, then what is the maximum value of dimensions of W1 plus W2। तो ध्यान रखना मेंशन क्या है, डायमेंशंस ऑफ V जो है वो आपका 10 मेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1 वो आपकी 5 मेंशन है, और डायमेंशन ऑफ W2 आपका 7 मेंशन है। ठीक है, तो अब डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2 कभी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से ज्यादा नहीं होगा। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है, ये 10 है, तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। और जो इनके सम की सबसे कम डायमेंशन है वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2। तो W1 और W2 की डायमेंशन निकालेंगे, उन डायमेंशन में मैक्सिमम ढूंढेंगे। तो पहले के डायमेंशन 5 है, सेकंड के डायमेंशन 7 है, इनमें मैक्सिमम 7 आ जाएगा। और V की डायमेंशन, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है वो आपकी कितनी मेंशन है, 10 मेंशन है। तो अब क्या पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायमेंशंस ऑफ W1 प्लस W2। तो इनके सम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 10 आएगी। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस पे सबको मार्क्स मिल गए थे, यहाँ पे इसका ऑप्शन नन इज करेक्ट। तो इसके पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी, 10। तो 10 शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, if T is linear transformation of a vector space B to the another vector space W and dimensions of B is equals to 20, dimensions of W is equals to 15। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन है कि T V से W में एक मैपिंग है, B की डायमेंशन 20 है, W की डायमेंशन 50 है। तो रैंक प्लस नल्टी थ्योरम से नल्टी ऑफ T, रैंक ऑफ T हैज टू बी इक्वल्स टू 20।
और नल्टी मेंशन है, तो रैंक ऑफ टी नल्टी 7 मेंशन है, तो यहाँ से आप रैंक 13 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रैंक हैज़ टू बी 13। यहाँ से आप इजीली नल्टी देगा तो रैंक निकाल सकते हैं, रैंक देगा तो नल्टी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के अकॉर्डिंगली अगर 57 पे अगर आप आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, if T is a linear transformation of a vector space B to the another vector space W, तो T मैपिंग है B से W में, और B की डायमेंशन 18 मेंशन है, W की डायमेंशन 11 मेंशन है, तो रैंक ऑफ T प्लस नल्टी ऑफ T शुड बी इक्वल्स टू 18, और आपको अब की बार रैंक मेंशन है, रैंक इज 8, नल्टी ऑफ T शुड बी 10। तो यहाँ पर आप नल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नल्टी ऑफ मैपिंग T शुड बी 10। और क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, T इज अ मैपिंग R क्यूब से R स्क्वायर में लिनियर मैपिंग सच दैट T इमेज ऑफ ABC इज इक्वल टू T इमेज ऑफ ABC। देखो आइडेंटिटी, ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर AB आएगा, यहाँ पर AB गलत है क्योंकि R क्यूब से ये यहाँ पर R स्क्वायर है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जो T इमेज ऑफ ABC इज इक्वल टू AB आ जाएगा। यहाँ पर मैपिंग क्वेश्चन पहले भी मैं चेक कर चुका हूँ, R क्यूब से R स्क्वायर में है, T इमेज ऑफ A B C इज इक्वल टू A B, C नहीं क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो गलती से टाइप C हो गया। तो अब इसका अगर आपने Z एक्सिस, मैंने पहले ही बताया कि Z एक्सिस आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आपका 0 0 मिल जाएगा, तो इसका कर्नल कंप्लीटली Z एक्सिस है, और यहाँ पे Z एक्सिस कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस केस में इसका जो कर्नल है वो कंप्लीटली आपका Z एक्सिस हो जाएगा। If all the eigen values of matrix this one are नॉन जीरो, इसकी सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट, अगर सब मैट्रिक्स A इसको नाम देते हैं, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट नॉन जीरो आना चाहिए। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका, AC माइनस AC नॉन जीरो आना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, तो A हैज़ टू बी नॉन जीरो और C हैज़ टू बी नॉन जीरो। क्या D पे डिपेंड कर रहा है, D पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो D में भी एनी नंबर्स। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि D पे वर्क कर रहा है, D नॉन जीरो, D जीरो नॉन जीरो होने से डिटरमिनेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऑप्शन नंबर B कह रहा है कि C नॉन जीरो है, C नॉन जीरो है, और अगर हमने A को जीरो ले लिया तो आइगन वैल्यू आपकी इसकी नॉन जीरो नहीं होंगी। और ऑप्शन नंबर C, अगर हमने A नॉन जीरो लिया और B बिलोंग्स टू R कर दिया, तो B को अगर जीरो लेने से C को यहाँ पर C आएगा, B तो नहीं है, यहाँ पर C आएगा, और यहाँ पे भी C आएगा, और यहाँ पर भी C आएगा। तो A और C पे काम करेंगे, तो A नॉन जीरो और C बिलोंग्स टू R, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर D देखो, A भी नॉन जीरो और C भी नॉन जीरो, तो A और C दोनों नॉन जीरो आएंगे तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स के सारी आइगन वैल्यू अगर नॉन जीरो हैं तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट आपका आया है इसका माइनस AC, और ये नॉन जीरो तभी आएगा जब A और C दोनों नॉन जीरो होंगे। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ M द वेक्टर दिस वन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस वन दिस वन दिस वन, ये इसके कितने वैल्यूज के लिए, तो M 3 1 को लिखो, इनके कॉम्बिनेशन में A टाइम्स ऑफ 1 0 0 प्लस B टाइम्स ऑफ 0 1 0 प्लस C टाइम्स ऑफ 0 0 1, add them you will get again A B और C। तो यहाँ पर M 3 1 इक्वेट, you will get C is equals to 1, C का मान 1 आ गया, B is equals to 3 और M is equals to A। अब ध्यान रखना कि वैसे भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि E1 E2 E3 आपका बेसिस मिल रही है R क्यूब की, और R क्यूब का बेसिस मिल रहा है, तो
आर क्यूब का हर एक वेक्टर्स को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर को m के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए इसको हम E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। तो m के प्रत्येक मान के लिए तो कितने मान होंगे m के? इनफाइनाइट मान। अगर m को आपने 1 लिया तो यहाँ पर a को हम 1 ले लेंगे, तब भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। m को आपने 5 लिया तो हम a को 5 ले लेंगे, तब भी इनके जो कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। अगर आपने मतलब m को 10 लिया हम a को 10 ले लेंगे, और इस केस में भी कॉम्बिनेशन में लिखना पॉसिबल है। तो m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम E1 E2 E3 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं M31 को, इसलिए इसकी वैल्यूज इनफाइनाइट आ जाएंगी।